आगे बेटा, कल आपको लेक्चर 1 मैंने खत्म कर दिया था। आज हम लेक्चर 2 के बारे में बात करेंगे और लेक्चर 2 में मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर पढ़ा रहा था, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट मैंने कल कंप्लीट कर दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट, जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट्स टाइप्स। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के लिए आप बहुत परेशान मत होइए। कल आपने जो डिफरेंस लिखा था सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में, तो एसेक्सुअल में जो भी 4 बातें आपने लिखी थी उसको आप डेफिनेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। मैंने 2 बात को यहाँ इंक्लूड किया हुआ है कि व्हेन द ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट, इट इज टर्म्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन नो वेरिएशंस आर सीन, ओनली माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर्स। तो ये आप ऐड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, जितने मार्क्स का पूछा गया हो। ठीक है, तो वही 4 पॉइंट कल वाले ही आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। कल मैंने एग्जांपल आपको लिखवाया भी था, लोअर प्लांट्स और अर्ली एनिमल्स। ठीक है, तो देखिए यहां पर दिखाता हूं मैं आपको प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में सिर्फ एक टाइप का होता है, दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। आर्टिफिशियल में आपने नाम सुना होगा कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो ये आर्टिफिशियल में आएगा। नेचुरल में रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, लीव्स के थ्रू, तो ये नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो जाएगा। तो प्लांट्स में सिर्फ इतना पोर्शन होता है बेटा, ये सिर्फ प्लांट्स का पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स में जब हम आएंगे तो कई टाइप का है, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, एक और टाइप का लोग, हालांकि ये कंट्रोवर्शियल है, रीजनरेशन का। कंट्रोवर्शियल क्यों है? इसलिए कि आप सीधा पहले बेसिक पे जाइए कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन काइंड। प्रोड्यूस यंग वंस पे ध्यान दीजिए। रीजनरेशन में कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर यंग वंस नहीं प्रोड्यूस होते। लिजर्ड अपनी पूंछ वापस ले आती है, तो यंग वन कहां प्रोड्यूस हुआ? ठीक है, आपकी टंग जो कभी कभी बात करते हुए दांत में फंस जाती है, कट जाती है, तो रीजनरेशन होता है ना उसमें, तो ये नई टंग थोड़ी आ गई। इज दैट क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रीजनरेशन बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो रीजनरेशन को हम इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनिमल्स में 4 है सिर्फ, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन और फ्रैगमेंटेशन। पहले हम लोग चलेंगे फिजन में। फिजन मतलब ही होता है डिवीजन। फिजन मतलब ही होता है डिवाइड। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब जुड़ना, फिजन मतलब डिवीजन। तो फिजन मतलब ही होता है डिवीजन। फिजन हमारे यहाँ 2 टाइप के होते हैं, एक है बाइनरी, उसमें एग्जांपल है अमीबा। एक एक एग्जांपल मैंने रखा है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, या मैं भी और जब एक के बारे में बताऊंगा तो और भी एग्जांपल बता दूंगा। अभी एक मैंने लिख दिया है। बाइनरी में अमीबा अपने पास, मल्टीपल में है प्लाज्मोडियम। ठीक है, एक और खास बात अभी बताऊंगा इसके बारे में, जब फिजन हम लोग पढ़ रहे होंगे। दूसरा है बडिंग। बडिंग 2 टाइप की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जब बॉडी के अंदर हो रही हो तो इंटरनल, बॉडी के बाहर से दिख रहा हो तो एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रा, इंटरनल में एग्जांपल है स्पॉन्जिला। तीसरा है स्पोरुलेशन, इसमें स्पोर्स वगैरह बनते हैं, तो वो इसका एग्जांपल है क्लोनाइडोमोनास। और चौथा एग्जांपल हमारे पास फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन अकर्स इन प्लेनेरिया। तो ये 4 टाइप के हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, और वो हो गया हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब हम आपको एक एक करके डिफाइन करेंगे, पहले फिजन, फिर बडिंग, फिर स्पोरुलेशन, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है बच्चों, देखिए फिर अब ये है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो अभी तक हम बात कर चुके थे इसके बारे में, और ये हमने स्टार्ट किया पहला फिजन। फिजन देखिए हमारे यहाँ 2 टाइप का है। फिजन का बेसिक मतलब डिवीजन होता है। फिजन हमारे यहाँ 2 टाइप का है, बाइनरी और मल्टीपल। बाइनरी हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाइनरी में पहला पॉइंट है, इट इज द डिवीजन ऑफ parent cell into 2 nearly equal sized daughter cell, into 2 nearly equal sized daughter cell। दूसरा है it occurs in single celled organism। ठीक है, तो तीसरा हमारे पास एग्जांपल है बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स और अमीबा। एक बात मैं आपको और यहां बता दूं, खास बात है, ये स्टार मार्क करके लिखना। Parental identity is lost
मतलब इसमें जो सेल डिवाइड करती है वो फिर अपने आप को बचा नहीं पाती है, वो सेल डिवाइड करी तो जो डिवाइड किया उसके बारे की कहानी खत्म, जो डिवाइड किया उसकी कहानी खत्म। मतलब कहने का मतलब जो पेरेंट था वो अपनी आइडेंटिटी खो देता है, तो इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा है मल्टीपल फिजन। दूसरा टाइप का मल्टीपल फिजन में क्या है, इट इज डिवीजन ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स, इनटू मेनी स्मॉल डॉटर इंडिविजुअल्स। एग्जांपल है हमारे पास प्लाज्मोडियम, अमीबा। अच्छा, अमीबा इन अनफेवरेबल कंडीशन। एक बात बता दें हम आपको, जिस भी इन्वायरमेंट में कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो एक बात ये क्लियरली समझिएगा कि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, तभी वहां पर वो ग्रो कर रहा है या तभी वहां पर उसकी पॉपुलेशन है, ठीक है। लेकिन वो कंडीशन वहां पर वैसी रहेगी हमेशा, ये इस बात के श्योरिटी इन्वायरमेंट नहीं देता, ठीक है। तो जब कभी कंडीशन चेंज होती है या ऐसी कंडीशन आती है जिस कंडीशन के लिए अपने आप को वो पहले से सरवाइव करने के लिए इनेबल नहीं कर रखा है, तो वो कंडीशन कहलाती है अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा था अभी लॉकडाउन से पहले, उसका पूरा वर्क फील्ड वर्क था, मतलब सुबह निकल जाता था 9 बजे, रात में 9 बजे 10 बजे आता था, 12-13 घंटे फील्ड वर्क। उसके लिए तो लॉकडाउन क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन, उसको फेवर नहीं करती। लेकिन जिस बंदे को सारा दिन घर पे ही रहना था उसके लिए लॉकडाउन क्या है, फेवरेबल कंडीशन। उसको पहले भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बंदा हमेशा फील्ड वर्क करता था उसके लिए लॉकडाउन अनफेवरेबल कंडीशन है। तो वैसे अमीबा के पास जब कभी भी अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है जिसमें वो सरवाइव करने का अपने आप को पूरी तरह से इनेबल नहीं कर चुका है, तो उस समय फिर ये मल्टीपल फिजन करता है। देखिए ये मल्टीपल फिजन करता क्यों है, अनफेवरेबल कंडीशन आई, अनफेवरेबल कंडीशन में चांसेस है कि ये मर जाए, ठीक है, चांसेस है मर जाए, इसीलिए ये मल्टीपल फिजन करता है ताकि एक पेरेंट से कई सेल बन सकें, और अगर 2-4 मर भी जाएं तो 1-2 सरवाइव कर जाएं। अगर 1 से 2 बन रहे हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, दोनों मर गए तो स्पीसीज खत्म, नेचर स्पीसीज खत्म। मल्टीपल फिजन से फायदा क्या है, 6-7 डॉटर सेल्स बने, 6-7 में अगर 3-4 डेड भी हो गए किसी वजह से तो 2-3 तो बच जाएंगे ना, कि स्पीसीज तो कंटिन्यू, ठीक है। तो दिमाग सबके पास है, नेचर दिमाग लगा के चल रहा है, ठीक है। ह्यूमंस आर नॉट द ओनली वंस। अच्छा, मैं आपको वहां ये समझाया नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ये बाइनरी फिजन का। एक ये सेल थी अमीबाई, मान लो ये जब डिवाइड करने को हुई तो इसने अपना मास बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, इसका न्यूक्लियस जो है वो भी डिवाइड हुआ, यहाँ पर देखिए 2 में डिवाइड हो गया, ये कनेक्शन यहाँ से टूटेगा तो 2 नए सेल्स बन जाएंगे। और मल्टीपल फिजन में क्या था, ये था एक सेल, इसके अंदर कई ढेर सारे बने, मलेरिया प्लाज्मोडियम में होता है, तो ढेर सारे के अंदर बने इसके डॉटर सेल्स और फिर ये बर्स्ट ऑफ होकर सेल से बाहर आ गए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। तो फिजन हमारा यहाँ खत्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा बडिंग। हम लोग बड़े सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन पढ़ चुके हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है बडिंग का, है ना। तो बडिंग हम डिफाइन करते हैं, इन दिस टाइप स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड बड्स, स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड्स, ठीक है, आर प्रोड्यूस्ड दैट रिमेन्स अटैच्ड टू पेरेंट बॉडी बट इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, मैच्योर इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म। तो ये आपकी डेफिनेशन है बडिंग की। In this type, small projection called buds are produced that remains attached to parent body, but eventually get separated and mature into new organism. For example, yeast and hydra. इसका डायग्राम अभी मैं उसमें बना रखा हूँ, एक्सटर्नल बडिंग वो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद बडिंग हमारे 2 टाइप की है, इंटरनल, एक्सटर्नल। एक बात इसमें मैंने आपको पिछली बार में बोला था कि याद रखिएगा, इसमें भी स्टार मार्क करके लिख लीजिए। पिछली बार मैंने बताया था पेरेंटल आइडेंटिटी इज लॉस्ट, इसमें पेरेंटल आइडेंटिटी रिमेन्स। होता क्या है, पेरेंट बॉडी से एक बड निकलता है छोटा सा, उस बड में न्यूक्लियस का ट्रांसफर होता है और वो बड जब मैच्योर हो जाता है, सेल्फ सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेन कर सकता है अपने आप को, तो वो पेरेंट बॉडी से डिटैच होके जाके नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। तो पेरेंट का तो कहीं लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब ये नया सेल बनता है कैसे, तो उसमें लिखा हुआ है एक्सटर्नल बडिंग में, ठीक है। हम लोग आते हैं 2 टाइप के हैं, इंटरनल बडिंग और एक्सटर्नल बडिंग। इंटरनल बडिंग के बारे में बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें पढ़ लेनी है, ठीक है। जेम्यूल फॉर्मेशन, इसको दूसरे टाइम नाम बोलते हैं जेम्यूल फॉर्मेशन। अभी होता है क्या है, इसमें मास ऑफ सेल, इसमें बहुत मास ऑफ सेल्स मतलब अलग अलग सेल्स होती हैं,
इनक्लोज्ड विद इन अ कॉमन ओपेक इन्वेलप रिच इन फूड। तो एक इन्वेलप में ये अटैच, एक इन्वेलप कहने का मतलब एक कवर के अंदर ये स्मॉल मास ऑफ सेल होता है और यहाँ पे अबंडेंट ऑफ फूड होता है। अबंडेंट ऑफ फूड क्यों होता है? इन मास ऑफ सेल्स को खिलाने के लिए। इन मास ऑफ सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए होगा ना, तो न्यूट्रिशन कौन देगा? ये जो रिच इन फूड है, इन्वेलप जो रिच इन फूड है। अब क्या करेंगे? दे जर्मिनेट टू गिव राइज टू न्यू प्लांट। जो इनके अंदर मास ऑफ सेल है, जब वो मैच्योर होंगे तो दे विल जर्मिनेट टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। एग्जांपल है हमारे पास स्पॉन्जिला, मरीन स्पंजेस। ये मरीन स्पंजेस मतलब मेंबर ऑफ पॉरीफेरा में चले जाइए। स्पॉन्जिला आपने पढ़ा है क्लास 11th में। क्लास 11th में स्पॉन्जिला आपने पढ़ा हुआ है। फ्रेश वाटर स्पंज, पेज नंबर 50 पे जाइएगा। एनसीईआरटी पेज नंबर 50 सबसे ऊपर लिखा हुआ है फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है, स्पॉन्जिला। तो अब हम लोग आते हैं, ये हमारा इंटरनल बडिंग था। अब हमारा अगला टॉपिक होगा एक्सटर्नल बडिंग का। जाते हैं एक्सटर्नल बडिंग पे। ओके, टॉपिक है एक्सटर्नल बडिंग का। तो एक्सटर्नल बडिंग में क्या है? अ बड डेवलप्स ऑन एन आउटग्रोथ, बड एक आउटग्रोथ बना लेता है ड्यू टू द रिपीटेड सेल डिवीजन। तो पेरेंट बॉडी के एक पर्टिकुलर प्लेस पे या स्पेसिफिक साइट पे, लिखा हुआ है वन स्पेसिफिक साइट पे सेल का डिवीजन ज्यादा होने लगता है, तो उसकी वजह से मास ऑफ सेल बनता है और मास ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ अ बड बनता है। तो डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट, दीज बर्ड्स ऑन गेटिंग फुली मैच्योर्ड डिटैच देमसेल्व्स। जब ये पूरी तरह मैच्योर हो जाती हैं तो ये खुद को डिटैच करती हैं फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, बिकमिंग न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। तो ये पेरेंट बॉडी के बार बार हो रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ रहा है एक्सटर्नल बडिंग। मतलब पेरेंट बॉडी के पेरीफेरी पे हो रहा है, किसी स्पेसिफिक साइट पे सेल का डिवीजन बहुत तेज होता है, उसकी वजह से एक मास ऑफ सेल बनती है। वो मास ऑफ सेल इन द फॉर्म ऑफ बड बनती है। वो बड में जब न्यूक्लियस पहुंच जाता है तो ये अपने आप को डिटैच कर लेती है। ये पेरेंट बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये स्पेसिफिक साइट थी जहाँ पे डिवीजन ज्यादा हुआ, फिर यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड कर गया। उसके बाद ये पेरेंट बॉडी है और ये बड है। ये बड जाके एक नई पेरेंट बॉडी बना लेगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल बडिंग। तो बडिंग भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा फ्रैगमेंटेशन। हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तीसरे टाइप में, फ्रैगमेंटेशन। और ये लेक्चर 2 का लास्ट टॉपिक होगा। लेक्चर 3 में हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या है? ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। डिस्टिंक्ट पीसेस इसलिए बोला क्योंकि नंबर ऑफ पीसेस वेरी करते हैं, डिपेंड करता है पेरेंट बॉडी कितनी बड़ी है साइज में। तो ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, ईच ऑफ व्हिच रीजनरेट्स इनटू एन ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। तो अब इसमें मैं आपको एक खास बात बता दूं, बहुत बड़ी कंफ्यूजन की होती है। ब्रेकिंग ऑफ पेरेंट बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, 1 2 3 4 पीस में ये बॉडी डिवाइड हो सकती है। 5 होते तो 5 में, 6 होते तो 6 में। एक बात और याद रखिएगा। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि जब एक पूरा फ्रैगमेंट टूटेगा, ये मान लो टूट गया, तभी इससे नई बॉडी बनेगी। अगर 1.5 यहां से टूटा अगर फ्रैगमेंट, या यहां से टूट गया, मतलब एक कंप्लीट की बजाय थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा ज्यादा से टूट गया, तो बॉडी नहीं बनेगी दूसरी। एक कंप्लीट फ्रैगमेंट टूटता है तभी नई बॉडी बनती है। तो दिस कम्स अंडर फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो फ्रैगमेंटेशन हमारा खत्म हो गया। हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रा और प्लेनेरिया का। बाकी फिर हम आपको लेक्चर 3 में मिलते हैं। बाय।